हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी हमारा वीडियो देख रहे हो। और आज हम एक नए वीडियो के साथ जेनेटिक्स का आपका सीक्वेंस चल रहा था, एक सीक्वल उसका चल रहा था और उसी में आज हम आपको नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए। तो जेनेटिक्स के जो पुराने लेक्चर थे उसमें आपने मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ा था और प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ा था। ठीक है, प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस से एक बार हम क्विक रिकैप कर देते हैं। प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आपको मेंडल से होने वाली पहली घटनाओं को पढ़ाया जाता है। उनसे पहले कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से थ्योरी प्रपोज किए, उसके लिए आपके पास दो थ्योरी आई थी। कौन कौन सी? थ्योरी ऑफ जर्मप्लास्ट थ्योरी और थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। तो ये दो थ्योरी आई थी, दोनों ही एक्सप्लेन कुछ सवालों के जवाब को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, इसीलिए फिर बाद में मेंडल आए। मेंडल के टाइम में जो बोला गया उसको हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस बोला। उसमें मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, 7 साल किया था, 1856 से 1863 तक मॉन्स्ट्री गार्डन ऑफ ब्रून में मटर के पौधे पर। पी का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम, इस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। 7 कैरेक्टर होते हैं इसके पास, ठीक। और ये 7 साल की मेहनत पे उन्होंने 3 लॉ को प्रपोज किया था। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो ये कहता था कि कोई भी कैरेक्टर अगर डोमिनेंट वाला है तो एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव वाला है तो वो नहीं करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। दूसरा आपका था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। थर्ड आपका था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, तो ये 3 लॉ थे। फिर इसमें आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। अगर आपको याद होगा तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो 3:1, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 और डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो मैंने तरीका बताया था 12:21:42:12:1, 12:21:42:12:1 रेशियो लगाते जाइए, आपको आपका जीनोटाइप मिल जाएगा। फिर ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो 27:9:9:9:3:3:3:1। तो ये आपका था ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइप। जीनोटाइप इसका निकलता नहीं क्योंकि ऑल वो बड़ा मुश्किल होता है भाई, जिसका फिनोटाइप ही 27 जा रहा है तो सोचो उसका जीनोटाइप कितना कठिन जाएगा। ठीक, तो ये नहीं आपको है, तो इतनी चीजें आपके पास थी। उसके बाद आता है पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मतलब मेंडल के बाद होने वाली घटना। अब सवाल ये रहता है ना कि जैसे मेंडल का लॉ यूनिवर्सल नहीं था कि मेंडल ने, जैसे न्यूटन का जो लॉ होता है, न्यूटन्स लॉ, जो 3 लॉ बोला जाते हैं कि न्यूटन्स के तीनों लॉ पे आधी फिजिक्स निकल जाती है। मेरे को तो नहीं समझ आया कि आधी फिजिक्स कहाँ निकली होगी। ठीक है, तो निकलती है, ऐसा नहीं, जोक्स अपार्ट निकलती है, लेकिन उसको समझने वाला चाहिए कि न्यूटन्स का लॉ हर जगह वैलिड होता है। लेकिन कुछ जगह देखा गया है जहां पर न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं था, तो वहां पर न्यूटन का लॉ वैलिड कराया गया है, मतलब न्यूटन्स के लॉ को यूनिवर्सल साबित किया गया है। लेकिन मेंडल का जो लॉ है वो कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं था वो, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है भाई। कोई बॉडी दे रही है, कोई बॉडी उसी चीज को नहीं दे रही होती है, कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा होता है, कोई नहीं कर रहा होता है। तो मेंडल ने तो अपना लॉ वॉ दे के बढ़िया बकायदे फादर ऑफ जेनेटिक्स तो बन गए। अच्छा, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स याद है? बेटसन। ठीक, चलिए रिवाइज करते रहिए। तो मेंडल तो अपना सब कुछ करते हुए बाकायदे से सब एक्सपेरिमेंट कर के उन्होंने दे दिया। अब बाद में ये देखा गया कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जनरली उनको हम बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ मेंडल इनहेरिटेंस, या उसी का नाम हम बोलते हैं पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मतलब जो घटनाएं मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करती हैं उसको हम पढ़ते हैं पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक, अब 10th में और 12th में पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस नहीं है। ठीक, कौन सा है टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूं कि मेंडेलियन, पोस्ट मेंडेलियन में सिर्फ आपके 10th और 12th में इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट को डोमिनेंस पढ़ाया जाएगा। कुछ किताब स्कूल वाले मल्टीपल एलिलिज्म भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आपको वो आपके जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे 9th हो चाहे 12th हो, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, ये 3 टॉपिक मस्ट है। इनकम्प्लीट पेपर में पूछा जाएगा, कोडोमिनेंस भी पेपर में पूछा जाएगा और मल्टीपल एलिलिज्म भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप 10th और 12th वाले इन 3 टॉपिक को तो आना ही चाहिए। बाकी जो टॉपिक्स हैं इसमें वो आपकी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो भाई 10th और 12th वाले बच्चे अगर देख रहे हो और उनको सिर्फ अपने 10th और 12th लेवल की ही पढ़ाई करनी है तो आप इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस ही देखिएगा और मल्टीपल एलिस भी देख लेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है
पूरा, और कोडोमिनेंस क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ये 2 टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक, बाकी जो बचते हैं लीथल, मल्टीपल, प्लेयोट्रॉपिक, ऐसे ऐसे करके आपको पार्ट वाइज आपको जितने भी हैं वो आपको कवर करवा देंगे। तो जो आपका कोर्स का आप पढ़िए, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में जनरली आता क्या है? पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आपका एलेलिक इंटरेक्शन, नॉन एलेलिक इंटरेक्शन, पॉलीजीनिक और लिंक्ड जीन, ये 4 ऐसे हैं जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। एलेलिक इंटरेक्शन में पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नोट दैट 10th और 12th में पूछा जाएगा। कोडोमिनेंस पूछा जाएगा। लीथल जीन नहीं पूछा जाता नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मल्टीपल एलेलिस पूछा जाता है, ठीक है, तो पढ़ लेना इसको भी। और प्लियोट्रॉपिक जीन, हाँ प्लियोट्रॉपिक जीन जो है वो 12th में पूछा जाता है, ठीक है, ये 10th का टॉपिक नहीं है, ये 12th में पूछा जाता है। टीचर्स इसको पूछते हैं, पढ़ाते भी हैं और पूछते भी हैं, ठीक है, प्लियोट्रॉपिक जीन। तो इतना आपको एलेलिक इंटरेक्शन में पढ़ना। अभी सब बताएंगे कि एलेलिक इंटरेक्शन क्या होता है। नॉन एलेलिक में आपको एपिस्टेसिस एक टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद आपको पॉलीजेनिक जीन पढ़ना है और फिर आपको लिंक्ड जीन पढ़ना है। तो ये आपको पूरा पढ़ना है। इस वीडियो में आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस हम पढ़ाएंगे। आपको कुछ नोट करना हो तो आप चार्ट बना लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपका जो पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में है आपका कि एलेलिक इंटरेक्शन और नॉन एलेलिक इंटरेक्शन क्या होता है, एक बार इसको देख लो। चलो, एलेलिक इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है? जैसे आपके पास क्रोमोसोम होता है और सबको पता है कि क्रोमोसोम जो होता है वो हमेशा कैसे पाया जाता है? जोड़े के फॉर्म में, ठीक है, पेयर के फॉर्म में। तो ये हो गया और आपका ये हो गया। ठीक, तो ये आपका हो गया क्रोमोसोम, जो भी हमेशा आपका जोड़े के फॉर्म में पाया जाता है। अब इसमें ये कह रहा है कि क्रोमोसोम के ऊपर आपका जीन पाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक जीन यहां है, एक जीन इस पे है, और एक जीन यहां है, एक जीन यहां है। अब मान लो कि ये जो जीन है ये हाइट वाला है, ठीक है। मैं ये मान ले रहा हूं कि ये जो जीन मैं मान रहा हूं ये कौन सा वाला मान रहा हूं? हाइट वाला। अच्छा, डोमिनेंट वाला इस पे है और रेसेसिव वाला, मतलब कह सकते हैं डोमिनेंट वाला इस पे है, रेसेसिव वाला इस पे है। ऐसे ही आपके पास कोई दूसरा है, उसके ऊपर भी अगर हम हाइट वाला ही मान लें, ठीक है, अगर हाइट का ही मान लें तो इस पे आपका डोमिनेंट वाला है और इस पे आपका रेसेसिव वाला है, ठीक है। अब देखो थोड़ा थोड़ा शायद क्लियर हो रहा होगा क्योंकि इसी क्रोमोसोम की फोटोकॉपी होती है, तो ए का एक ही जाता है ना, 23 मम्मी से आता है और 23 पापा से आता है। तो इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, अभी ये भूल जाओ, जस्ट इमेजिन करो ये पापा का था, ये मम्मी का था। अब सोचो पापा वाला 23 में से ये रेसेसिव वाला आ गया और मम्मी का ये डोमिनेंट वाला आ गया, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो डोमिनेंट रेसेसिव डोमिनेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका ये क्रोमोसोम हो गया, उसके ऊपर आपका जीन पाया जाता है, जीन होता है। अब क्या बताए थे कि जीन आपका एक से ज्यादा फॉर्म में एक्सप्रेस कर ले, अगर कोई जीन एक से ज्यादा फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है दैट इट इज कॉल्ड एलील। उसको क्या बोलते थे? एलील। कोई भी जीन अगर एक से ज्यादा फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करता तो उसको हम एलील बोलते थे। तो देखो इसलिए क्या नाम रखा? एलिलिक इंटरेक्शन, कि एक जीन पे जो कैरेक्टर है उसका एक एलील इस पे है, एक एलील इस पे है, ठीक। अब देखो एलिलिक और नॉन एलिलिक का मतलब क्या है? अगर पूरा कैरेक्टर इससे डिसाइड हो जा रहा है, मतलब इनका इंटरेक्शन सिर्फ इससे हो रहा है, तो अगर इससे इंटरेक्शन हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम एलिलिक इंटरेक्शन, ठीक। और अगर इंटरेक्शन इस क्रोमोसोम का और इस क्रोमोसोम के साथ हो रहा है, इस वाले के साथ, तो इसको बोलते हैं नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। क्या बोला? अगर इन दोनों का इंटरेक्शन खुद में ही हो रहा है, जो सेम क्रोमोसोम है उस पे जो पाया जा रहा है, अगर इसमें इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम एलिलिक इंटरेक्शन। और अगर इसका इसके साथ इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया हो ना, तो इसको बोलते हैं नॉन एलिलिक, क्योंकि भाई ये अलग क्रोमोसोम है, उसका कैरेक्टर कुछ अलग ही होगा, ये अलग क्रोमोसोम है तो इसका कुछ अलग होगा, तो इसका इंटरेक्शन इसके साथ तो नॉन एलिलिक, और इसका इसी के साथ है तो उसको हम एलिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ किताबें इसी को एलिलिक इंटरेक्शन को कुछ किताबें इंट्राजेनिक भी बोलती हैं, ठीक है। क्या बोलती हैं? इंट्राजेनिक। और नॉन एलिलिक को बोला जाता है इंटरजेनिक। अब शायद क्लियर हो गया होगा, आपने वर्ड सुना होगा इंट्रासेलुलर
और इंटरसेल्यूलर। जब आप वर्ड यूज करते हैं इंट्रा सेल्यूलर, मतलब सेल के अंदर क्या हो रहा है, दैट इज इंट्रा। और जब आप इंटर लगाते हैं तो आप दो सेल के बीच में क्या हो रहा है उसकी, जैसे होता है ना इंटरनेशनल मैच, तो दो देशों के बीच में मैच होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मैच। ठीक है, तो इंट्राजेनिक, भाई देखो एक ही क्रोमोसोम के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको इंट्राजेनिक बोलेंगे। अगर इनका इंटरेक्शन इनके साथ होने लगा तो दो अलग अलग हो गए तो उसको हम इंटरजेनिक बोलते हैं। इसको इंट्रा बोलते हैं और इसको इंटरजेनिक बोलते हैं, क्योंकि ये एलेलिक इंटरेक्शन खुद से ही कर रहा है इसलिए इसको एलेलिक इंटरेक्शन और इसको हम नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा तो अच्छी बात है, समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा ये आपसे पूछा नहीं जाता, बस एक काम था समझाना तो मैंने समझा दिया। ठीक, चलिए अब एलेलिक इंटरेक्शन में जो पहला टॉपिक है आपका वो है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहले तो भैया टॉपिक पकड़ो कि टॉपिक का नाम क्यों रखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? अधूरा। डोमिनेंस का मतलब पता ही है, कैरेक्टर एक्सप्रेस ही करेगा। मेंडल का जरा पहला लॉ याद करो तो, मेंडल का पहला लॉ क्या था? पहला लॉ ये था कि जो भी कैरेक्टर डोमिनेंट होगा वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, चाहे वो रिसेसिव के साथ हो या ना हो। रिसेसिव के साथ ऐसा नहीं होता था। रिसेसिव वाले ने क्या बोला था, भैया हम अपना कैरेक्टर तो जब मेरे साथ वाला ही कोई रहेगा तभी कर पाएंगे, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट हम तो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम थी उनके हिसाब से। मेंडल का जो पहला लॉ था उसके हिसाब से कि डोमिनेंट अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा एट एनी कॉस्ट, एट एनी सिचुएशन, वो करेगा ही करेगा। रिसेसिव वाला नहीं करता था। ठीक है, अब टॉपिक का नाम देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब जो डोमिनेंस हो रहा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। मतलब कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट होता था कि डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, अब यहां ऐसा जरूरी नहीं है। यहां यह होगा कि डोमिनेंट वाला भी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, मतलब डोमिनेंट पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए टॉपिक का नाम क्या रखा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, तो डोमिनेंस टॉपिक याद रखो तो थोड़ा याद रहेगा। ठीक है, और इसको जो डिस्कवर किया था, इसको जो खोजा था, वो खोजा था कार्ल कोरेन। कुछ याद आ रहा है इनका नाम? कहीं आए थे ये? कार्ल कोरेन, कहीं सोचो नाम, कहां आए थे? याद ही नहीं आ रहा। ये शायद रीडिस्कवरर ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आए थे। मेंडेलियन इनहेरिटेंस जब फेल हुई थी तो मेंडल के लॉ को फिर से वजूद में लाने का काम तीन साइंटिस्ट ने किया था। कार्ल कोरेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिए थे, टिशर मैक और ह्यूगो डे व्रीज ने। ये तीन साइंटिस्ट ने मेंडल के लॉ को फिर से वजूद में लेकर आया था। ठीक है, तो कार्ल कोरेंस रीडिस्कवरर ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी हैं और इन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिया है। ठीक, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जो एग्जाम्पल हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जो एग्जाम्पल है, पहले तो आप एग्जाम्पल याद कर लो। अभी क्या होता है वो तो पता चल ही जाएगा, पहले एग्जाम्पल याद करो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो एग्जाम्पल है वो है मिराबिलीज जलापा। ये जलापा करके जलेबी नाम याद लगता है। इसको हम जनरली बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जनरली आपका 4 o'clock प्लांट या इसी का नाम है मिराबिलीज जलापा। ठीक है, एक नाम ये याद रखिए। दूसरा है एंटीराइनम मेजस। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है एंटीराइनम मेजस और तीसरा है आपका एंडेल्सियन फाउल। एंडेल्सियन फाउल, ये एंडेल्सियन फाउल मुर्गे की प्रजाति होती है। ठीक है, मुर्गे की प्रजाति है। हिंदी मत देखिएगा, हिंदी थोड़ी कमजोर है मेरी, इंग्लिश भी कमजोर है थोड़ी, अवॉइड हिंदी, फील करो। ठीक, तो तीन एग्जाम्पल हैं आपके पास। पहले तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के तीनों एग्जाम्पल अच्छे से रटो, क्योंकि एग्जाम्पल ही मेन होते हैं इन सबके। ठीक है, बायो में एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला एग्जाम्पल है मिराबिलीज जलापा 4 o'clock प्लांट, दूसरा है एंटीराइनम मेजस और तीसरा है एंडेल्सियन फाउल, मुर्गी की प्रजाति होती है। ठीक है, तो ये याद रखना। और ये एंटीराइनम मेजस जो है वो स्नैपड्रैगन के नाम से फेमस है।
स्नैपड्रैगन। तो ये स्नैपड्रैगन के नाम से फेमस है, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक। अब एक्चुअल में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है, कैसे हम पहचानेंगे, क्या करेंगे, तो वो सब बताते हैं। यानी पहले आप एग्जाम्पल रख लीजिए, कॉस्ट डिस्कवर किया है ये कर लीजिए, ठीक। अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम एक नाम और देते हैं, वो भी लिख लो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ना हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। अब शायद क्लियर हो जाना चाहिए। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, मिक्स होना। इसका मतलब डोमिनेंस वाला रूल नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि डोमिनेंस में क्या होता था, डोमिनेट करेगा ही करेगा किसी भी सिचुएशन पे, बट यहां बोल दिया ब्लेंडिंग, इसका मतलब यहां डोमिनेंट वाला भी आपस में मिक्स हो जाएगा और अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा। आओ चलो चलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल। चलिए, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप देखिए प्लांट जो है मेरा प्लीज जलापा, इसका देखिए हमने क्या किया, एक रेड प्लांट लिया, ठीक है, एक हमने रेड लिया और इसका क्रॉस हमने व्हाइट से कराया। अब रेड को माना गया है डोमिनेंट, तो डोमिनेंट होगा तो कैपिटल आर और व्हाइट होगा तो हम स्मॉल आर। एक जरा गैमिट बनाओ इसका, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर और ये हो जाएगा कैपिटल आर। ऐसे इनका गैमिट बनाओ, ये हो जाएगा स्मॉल आर और ये हो जाएगा स्मॉल आर। अब जरा बच्चे बनाओ इनके। अगर बच्चे बनाओगे तो क्या तुमको बच्चे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, मुझे बताओ क्या यही बच्चे बनेंगे चारों या नहीं बनेंगे? आप मुझे बताइए, सारे बच्चे यही बनेंगे या नहीं बनेंगे? यही बनेंगे, ठीक। अब तो इतना तो कर ही लिए होगे कि आपकी जो जनरेशन है वो ये बनेंगी। अब मुझे आप ये बताइए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस सारे बच्चे किस कलर के होने चाहिए थे? डोमिनेंस के हिसाब से सबके पास कैपिटल आर है, तो उस हिसाब से कैपिटल आर होता था रेड, मतलब कि उस हिसाब से बच्चे को क्या होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था डोमिनेंस के रूल के हिसाब से। बट रेड नहीं निकला। जब हमने बच्चों को देखा तो सारे के जो सारे बच्चे थे वो कैसे निकल गए, पिंक निकल गए हैं। ये पिंक कैसे हो गए? अब ये समझ में नहीं आया। सर कुछ लाना शुरू किए, भाई डोमिनेंस है ना, तो डोमिनेंस है तो अपना कैरेक्टर तो एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। तो हमने रेड का तो डोमिनेंट वाला लिया था और बच्चों में कैपिटल आर सब में है, तो उस हिसाब से रेड बनना चाहिए था, लेकिन रेड बना नहीं, बन क्या गया, सारे पिंक बन गए। अब सवाल है ये पिंक कैसे बन गए? तो इसको और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए अगले स्टेप पे गए, और अगले स्टेप पे आई थिंक आपको याद होगा, अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, इन्हीं की सेल्फिंग करेंगे। तो अब इन्हीं की आप क्या करा दीजिए, इन्हीं की सेल्फिंग माने कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर। इतनी चीजें रटे रहो कि F1 जनरेशन में बनना क्या चाहिए था, कैपिटल आर है ना, तो बनना तो रेड ही चाहिए था, बट पिंक हो गया। अब जब आप इनका सेल्फिंग कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब मैं मिटाता नहीं हूं, मैं लिख देता हूं इसी में। जब आप सेल्फिंग कराएंगे तो सेल्फिंग कराने से प्रोडक्ट में ऐसे लिख दे रहा हूं, आप सीख चुके हैं, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस कर चुके हो तो कर भी सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। आई थिंक यही चार बच्चे बनेंगे और उन चारों का जीनोटाइप यही होगा, ठीक। एक कैपिटल आर, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, एक स्मॉल आर। अब मुझे बताओ ये कैपिटल आर क्या बनेंगे? कैपिटल आर क्या थे? रेड थे, तो ये रेड बन गए। ये स्मॉल आर क्या थे? व्हाइट थे, तो ये व्हाइट बन गए। अच्छा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों कैपिटल आर स्मॉल आर रेड बनने चाहिए था ना, बट बन क्या गया, ये पिंक। तो मतलब ये क्या हो गए, पिंक बन गए। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से जो कैरेक्टर डोमिनेंट है
डोमिनेंट अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, लेकिन ना ही F1 जनरेशन में अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस किया, ना ही F2 में। F2 कराया क्यों? लोगों ने सोचा होगा ये F1 में तो नहीं किया, हो सकता हो F2 में कर जाए अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस, तो लोगों ने F2 भी कराया। जब F2 देखा तो उसमें भी नहीं एक्यूरेट बन रहा है, मतलब नहीं बन रहा है, तो बाद में फिर ये वहां से क्लियर किया गया कि जो डोमिनेंट वाला है उसने अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं किया, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस को उसने फॉलो ही नहीं किया, क्योंकि अगर वो फॉलो करता तो उसका F1 जनरेशन सारे रेड बनते। यानी इससे ये क्लियर हो गया कि जो एंटीनायना मेजस या जनरली आपके जो ये जो मिरापली जलापा वाला प्लांट है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है। ठीक, अच्छा इसका जरा फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो लिखिए तो, फिनोटाइप और जरा जीनोटाइप। हे भगवान, जरा जीनोटाइप लिखो तो 1 2 1 1 2 1। अब जरा इसका फिनोटाइप लिखो। एक तो रेड बना है, 2 पिंक बन गए हैं और 1 व्हाइट बन गया है। ये फिनोटाइप जीनोटाइप तो सेम आ गया। जबकि जब लॉ ऑफ डोमिनेंस करवाते थे तो वहां, अच्छा देखो सिंगल कैरेक्टर ही लियो ना, सिंगल कैरेक्टर मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो 3:1, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। वहां तो डिफरेंट आता था क्योंकि वहां मेंडल का लॉ फॉलो करता था, यहां मेंडल का लॉ फॉलो नहीं किया, तो इसीलिए इसका फिनोटाइप जीनोटाइप भी देखो सेम हो गया, मतलब जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो अब क्वेश्चन नंबर 1, इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसने खोजा? फर्स्ट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल क्या है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को और किस नाम से जानते हैं? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो, ये करेगा। और दूसरा आपसे कहेंगे कि आप पूरा क्रॉस करके दिखा दीजिए, ठीक, तो ये करेंगे। या आपसे ऐसे घुमा के पूछेंगे वो कि ऐसा कोई कंडीशन लिखिए जहां पे फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो सेम होता हो, तो भैया वही एकमात्र इकलौती कंडीशन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां पर फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो दोनों ही क्या होती है? सेम होती है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो। तो ये इतनी चीजें याद रखिएगा कि फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम कहां होती है? सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी वो कंडीशन है, बाकी तो नहीं और आती है। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने बहुत से एग्जांपल, जो गांव वाले होंगे उन्होंने देखा होगा कुछ गायें ऐसी होती हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट दोनों पैचेस होते हैं। इसका मतलब है हो सकता हो फादर ब्लैक हो, ब्लैक स्किन के हो, और मदर व्हाइट स्किन की हो, तो हो सकता हो कि ब्लैक और या तो पूरा ब्लैक आना चाहिए या तो पूरा व्हाइट आना चाहिए, बट ऐसा नहीं आता है, वो ब्लैक व्हाइट का मिक्सचर भी आ जाता है, तो कोई एक आना चाहिए था बट नहीं आता है, तो ये सब भी एग्जांपल होता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? क्वेश्चन खोजा था, एग्जाम्पल क्या है, कैसे होगा, क्या था। अब आपको हो सकता है उसको लिख लें कि जनरली ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोलते हैं, और आई थिंक ये लिख सकते हो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कैरेक्टर का मिक्सिंग हो जाता है, ब्लेंडिंग हो जाता है कैरेक्टर का, इसी वजह से डोमिनेंट वाला अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता, लेकिन तो दूसरा लॉ था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको ये फॉलो करता है। भाई प्योरिटी ऑफ गैमीट में क्या था भैया? देखो आए, अलग हुए, साथ में रहे, फिर अलग हुए, अपना कैरेक्टर वो देखो दे दिया। भाई आर रेड के लिए था तो वो जब पहुंचा तो वो रेड ही दे दिया आपने, उसने कहा कैरेक्टर की कोई मिक्स नहीं। जीन आपस में मिक्स नहीं होता, कैरेक्टर आपस में मिक्स नहीं हुआ, मतलब कैरेक्टर बोल सकते हो कि जो अंदर क्वालिटी थी या जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन था वो मिक्स नहीं होता है। गैमीट आएगा वो रहेगा। भाई कैपिटल आर ने ये थोड़ी ना बोला था कि हम कैपिटल आर के साथ ही रहेंगे, वो देखो कैपिटल आर कैपिटल भी रहा, स्मॉल आर के साथ भी रहा, जरूरत पड़ी तो फिर वो कैपिटल आर के साथ आ गया। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हम उन्हीं के साथ ही रहेंगे। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी फॉलो किया और प्योरिटी ऑफ गैमीट को भी उसने फॉलो किया, तो उसने दोनों को फॉलो किया। ठीक है, तो ये सिर्फ लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है, बाकी आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों को फॉलो करता है। तो आई थिंक ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होता है, कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो सेम आ जाता है। कैसे आया देखो, रेड 1 था, पिंक 2 था, व्हाइट 1 था, तो उस हिसाब से 1:1 हो गया। जीनोटाइप रेशियो रेड एक ही तरीके का, पिंक 2 तरीके का है और व्हाइट भी एक ही तरीके का, तो जीनो और फिनोटाइप सेम हो गया। ये कंडीशन है
पेपर में पूछा जा सकता है नेम्ड अ कंडीशन इन विच जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो विल बी इक्वल, तो वो कंडीशन है आपकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चंस क्या है वो आपको मैं किसी एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो में सिर्फ आपको क्वेश्चंस ही करवाएंगे इस चैप्टर के। तो आई थिंक ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं कोडोमिनेंस की तरफ। ठीक, इसको जो नोट करना हो तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका कोडोमिनेंस, जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसका भी नाम देख लो कोडोमिनेंस। इसको छोड़ो, पहले जनरल वर्ड पकड़ो। को कहां लगता है? को एजुकेशन। को एजुकेशन में क्या होता है? को एजुकेशन का मतलब होता है जहां लड़के और लड़कियां आपस में, बॉयज एंड गर्ल्स एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? को एजुकेशन। मतलब कि जहां चीजें साथ साथ एक्सप्रेस हो रही हो या साथ साथ रह रही हो, उन शब्द के आगे हम को लगाते हैं। वैसे ही यहां बोला है को डोमिनेंस, मतलब कि भैया कोई डोमिनेट नहीं करेगा, हर एलिल अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यहां डोमिनेट नहीं करेगा। मतलब कि इसके अंदर जो आपके पास बोथ एलिल होंगे, बोथ एलिल एक्सप्रेस इट सेल्फ, मतलब यहां पे जो दोनों एलिल होंगे, जीन के जो दोनों तीनों जो भी एलिल होंगे, जो दोनों और तीनों एलिल जो भी रहेंगे, जितने भी एलिल उसके होंगे, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे, यहां कोई डोमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हम कोई कंपनी शुरू करते हैं तो पार्टनरशिप में शुरू करते हैं ना, तो पार्टनरशिप जब करते हैं तो उसमें कोई डोमिनेट नहीं करता है, वो सभी इक्वली शेयरिंग होती है, इक्वल सभी रहेगा, कोई बॉस नहीं होता उसमें। वैसे ही कोडोमिनेंस में कोई डोमिनेट नहीं करेगा, सबका इक्वली रहेगा। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं जनरली आप ले सकते हैं स्किन कलर इन एनिमल में स्किन कलर, जैसे अभी कुछ देर पहले बताया ना कि ब्लैक एंड व्हाइट होता है, आप बहुत से जानवर देखे होंगे जिनके ब्लैक एंड व्हाइट के पैचेस रहते हैं, तो हो सकता है मदर ब्लैक रही हो या फादर ब्लैक रहे हो, और मदर उनकी ब्लैक हो या फादर उनके ब्लैक हो, तो दोनों में से कोई भी ब्लैक और एक व्हाइट है, तो बच्चे में देखो ब्लैक एंड व्हाइट दोनों आ जाते हैं, तो इसका मतलब ना ब्लैक डोमिनेट किया ना व्हाइट डोमिनेट किया, दोनों आ गए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसका जो आता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, अब ह्यूमन ब्लड ग्रुप में आपने सुना होगा कि आपके पास एक ब्लड ग्रुप होता है ए, एक ब्लड ग्रुप होता है बी, और आपने सुना होगा एक ब्लड ग्रुप होता है ए बी। तो देखो उसको हम क्या बोलते हैं? सीधे ए बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं ना, मतलब कि ना तो ए डोमिनेट किया ना तो बी डोमिनेट किया, मतलब वहां पे दोनों ए और बी दोनों ही अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप में जो ए बी वाला होता है वो कोडोमिनेंस शो करता है। ठीक है, तो ये एक हो गया। और तीसरा जो आता है, ये मार्कर नहीं चल रहा है, चलो तुम उधर चलो। और जो तीसरा आता है वो जनरली है आपका सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया, इसमें क्या होता है, जो आपकी आरबीसी होती है ना, आपकी आरबीसी सिकल शेप की हो जाती है, मतलब हंसिया आकार की कुछ ऐसे हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं सिकल सेल। मतलब आपका जो आरबीसी, जैसे आरबीसी आपने पढ़ा होगा बाई कनकेव स्फेरिकल होता है, तो जो आरबीसी होती हैं आपकी वो ऐसे हंसिए की शेप की हो जाती हैं, सिकल शेप की हो जाती हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो ये तीन ऐसे हैं। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल तो है नहीं, किसी वीडियो में अगर रहा तो इसको समझा दूंगा, वैसे बहुत ज्यादा तो है नहीं इसको। हाँ, ज्यादातर आपसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा जाता है। और ये तो कोडोमिनेंस में क्या, जनरली जितने भी कैरेक्टर्स में होंगे वो हर अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, चाहे जो हो जाए वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा ही, उसमें कोई डोमिनेट नहीं करता है। ठीक, तो ये हो गया आपका इनका एग्जाम्पल। अब एक बात याद रखिएगा इसमें कि इसमें जनरली क्रॉसिंग वॉसिंग तो बहुत पूछा नहीं जाता है, सिर्फ आपसे ओरली ऐसे पूछा जाएगा व्हाट इज कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्या होता है। तो कोडोमिनेंस में ये बता देना कि किसी भी जीन के जो एलिल हैं, वो अगर उसमें एलिल में जितने भी एलिल हैं वो अगर सभी के सभी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसमें कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कोडोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि उसको हम कोडोमिनेंस बोलेंगे। ठीक, चाहो तो एक एग्जाम्पल ले सकते हो उसका भी क्रॉसिंग करा के। ये जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है ना, इस ब्लड ग्रुप को हम एक टॉपिक्स, आपको एक वीडियो ही देंगे, ह्यूमन ब्लड ग्रुप का आपको एक वीडियो ही देंगे जिसमें सिर्फ आपको ह्यूमन ब्लड ग्रुप ही समझाएंगे कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे पता करोगे किसी का ब्लड ग्रुप। तो वहां जब पूरा ब्लड ग्रुप आपको ब्रॉड में एक्सप्लेन करेंगे तो वहां ये आएगा ना ए बी, तो वहां एक बार फिर से बता देंगे कि जनरली आपका कि कैसे वो एक्सप्रेस कोडोमिनेंस कर रहा है। अभी वो जो स्किन कलर इन एनिमल है, छोटा सा है, देख लो। मान लो कोई ब्लैक है और कोई दूसरी है जो वाइट है, ठीक है,
तो ब्लैक के लिए जनरली हम कैपिटल बी मान ले रहे हैं और व्हाइट के लिए हम स्मॉल बी मान ले। अब मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा जो संतानें बनेंगी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, वो यही बनेंगे। अब रूल के हिसाब से सबके पास देखो क्या है, सबके पास कैपिटल बी है, इसका मतलब बच्चे का कलर क्या होना चाहिए था, ब्लैक, मतलब पूरा ब्लैक होना चाहिए था। लेकिन जब हमने बच्चों को ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि बच्चे के अंदर ब्लैक और व्हाइट दोनों तरीके के पैचेस प्रेजेंट हैं। अभी दोनों तरीके का पैचेस प्रेजेंट होने का मतलब है ना तो ब्लैक वाला डोमिनेट किया ना तो व्हाइट वाला डोमिनेट किया। मेंडल के हिसाब से जो डोमिनेंट है वो तो करेगा ही करेगा, रेसेसिव तो नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां तो ब्लैक भी बच्चे में दिख गया, व्हाइट भी दिख गया बच्चे में, मतलब रेसेसिव वाले ने भी अपना कैरेक्टर शो कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। ये तो मेंडल ने नहीं बोला था, तो इसीलिए ये कोडोमिनेंस को हम किस में रख पढ़ते हैं, मेंडल के पोस्ट या एक्सेप्शन में इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, ठीक। तो अगर इसका आप सेकेंड जनरेशन करते हैं, जैसे क्लियर नहीं हुआ होगा तो सोचे होंगे लाओ इसका सेकेंड जनरेशन करवाएं, तो सेकेंड जनरेशन में कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका क्रॉस सेल्फिंग कराए होंगे कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसके जो बच्चे बनेंगे क्या बनेंगे, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक, अच्छा हाँ एक चीज और एक्स्ट्रा जान लो, ये जो बच्चे बने हैं ना, ये जो आपके पहली जनरेशन के जो बच्चे बने हैं इनको जनरली हम बोलते हैं रोन, ROEN, इनको बोलते हैं रोन। जब पैचेस में मिक्स होता है तो मिक्स वालों को हम रोन बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो तुम्हारे सेकेंड जनरेशन के बच्चे हैं, ये क्या है, ब्लैक, ये क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट के पैचेस हैं, मतलब ये रोन है, और ये क्या है, व्हाइट है। हे जरा इनका फिनोटाइप रेशियो लिखो तो, फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप लिखो। एक तरीके का है, दो एक तरीके के हैं, और फिर एक तरीके का है। एक फिनोटाइप लिखो जरा, एक ब्लैक तरीके का है, दो रोन बन गए इसमें ब्लैक एंड व्हाइट, और एक क्या बन गया व्हाइट। हे इसमें भी देखो 1:2:1, 1:2:1, यानी ये भी मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका भी रेशियो देखो दोनों सेम आ गया। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर मेंडल का लॉ फॉलो नहीं होगा तो उसका फिनोटाइप रेशियो और उसका जीनोटाइप रेशियो सेम ही आएगा। अगर सेम रेशियो सेम नहीं हो रहा है दैट मींस वो मेंडल के लॉ को फॉलो कर रहा है, और अगर रेशियो सेम हो जा रहा है इसका मतलब वो मेंडल के लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, अब एक याद करने वाला पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने अभी देखा था कि इसके इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी रेशियो सेम होता था और एग्जैक्ट यही रेशियो आता था जो वहां आता था। तो हो सकता हो थोड़ा सा आपसे क्रॉस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसी घटनाएं हैं जहां पर मेंडल का लॉ फॉलो नहीं होता, इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस। दूसरा आपसे कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर दोनों फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो सेम हो जाता है, तो वो है आपका फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो। ठीक, ये दोनों याद रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कोडोमिनेंस क्या होता है और कोडोमिनेंस क्या होता है, फिनोटाइप रेशियो कैसे सेम होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट इस पार्ट में मैंने आपको इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस अच्छे से पढ़ा दिया। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना या पूछ लीजिएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं जितना आज पढ़ाया उतना समझ में आ गया होगा। ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो ये अभी आप इसको तैयार कीजिए, इसको आप पढ़ लीजिए, अपने हिसाब से एग्जांपल याद कर लीजिएगा, कैसे डेफिनेशन लिखनी है वो याद कर लीजिएगा, कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कैसे कैसे क्या है वो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं जितना पढ़ा है समझ में आया होगा। कोई डाउट होगी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अगली वीडियो में उसे समझाने की कोशिश करेंगे। और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड विश यू हैप्पी दिवाली इन लेट। ठीक है, तो दिवाली की वजह से थोड़ी सी दिक्कत थी तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। वीडियो आती रहेगी, बस ये है हो सकता हो डिले हो सकता है, 1 दिन 2 दिन डिले हो सकता है, लेकिन वीडियो कंटिन्यू रहेगी और पढ़ाई करते रहिए। और विश यू हैप्पी दिवाली इन लेट। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।